नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में मैं निशित जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया की। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो देश के कई राज्यों में फैली हुई है और कई दायकों से वो अभिशाप बनी हुई है कुछ विशेष वर्गों के लिए। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जुलाई को सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा की थी और जो मिशन है उसमें 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को नेस्तो नाबूद करना है, उसका उन्मूलन करना है, ये एक लक्ष्यांक रखा गया है। तो कैसे हम पार पाएंगे इस लक्ष्यांक से, कौन कौन से परिमाण है, क्या क्या चैलेंजेस है, इसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। और इस विशेष चर्चा में हमारे साथ इस विषय पे बात करने के लिए उपस्थित है डॉक्टर गिरिराज रतन चंडक, जो सीनियर साइंटिस्ट है और जेसी बोस फेलो है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। चंडक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और दूरदर्शन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। चंडक साहब, सबसे पहले हमारे जो दर्शक है उनको अगर हम सरल भाषा में समझाएं कि पहले तो ये सिकल सेल एनीमिया क्या है और क्यों ये कुछ क्षेत्र में विशेष रूप से देखी गई है, उसके बारे में आप बताइए। सिकल सेल एनीमिया में 3 शब्द हैं दरअसल, सिकल सेल और एनीमिया। तो ये इसमें जो परिवर्तन जो होता है कि जो लाल कोशिकाएं जो हैं वो सिकल के रूप में बदल जाती हैं, जिसको आप हंसिया जैसे आप जानते हैं उस रूप में बदल जाती हैं। और जब उस शेप में वो बदल जाती हैं तो उनमें उनका नष्ट होना शुरू हो जाता है। और नष्ट होना शुरू हो जाता है विशेषकर उन हालातों में जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है। तो इसकी वजह से जब भी रक्त कोशिकाओं की, विशेषकर लाल रक्त कोशिकाओं का अगर नष्ट होना होता है तो वो हीमोग्लोबिन को कम कर देता है और हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से जो कंडीशन होती है उसको हम एनीमिया बोलते हैं। तो अगर एक लाइन में अगर कहूँ तो ये हीमोग्लोबिन की कमी है जो रेड ब्लड सेल्स के सिकल शेप या हंसिया शेप में हो जाने की वजह से होती है जी। अब मैं इसका कारण क्या होता है, तो ये एक आनुवांशिक बीमारी है। मतलब ये है कि इसको एक जेनेटिक डिसऑर्डर के रूप में बोलते हैं। और जब भी हम जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके डीएनए में एक कोई छोटा सा टुकड़ा जिसको हम जीन कहते हैं उसमें कोई एक परिवर्तन हो जाता है। तो ये जैसे एक मोती की माला होती है उस तरह से ये डीएनए की स्ट्रक्चर होती है और उसमें ए टी जी सी ऐसे करके ये बने रहते हैं। तो इस ए टी जी सी की भाषा में ही सारा आदमी बना हुआ है, क्योंकि इस लैंग्वेज से तरह तरह के प्रोटीन बनते हैं और वो प्रोटीन अपना अपना काम करते हैं, जिससे आप, हम और सब लोग अपना काम, रोज़ का काम कर पाते हैं। इसी तरह की एक जीन है बीटा ग्लोबिन जीन, जो हीमोग्लोबिन बनाती है। और इस बीटा ग्लोबिन जीन के एक विशेष पोजीशन पे एक छोटा सा एक चेंज हो जाता है, ए टू टी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन है उसमें एक ग्लूटामिक एसिड, अमीनो एसिड होता है, उसकी जगह वैलिन बन जाता है। ज़्यादा डिटेल में इस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन इसका असर ये पड़ता है कि सिर्फ एक अमीनो एसिड की चेंज की वजह से प्रोटीन की पूरी प्रॉपर्टी बदल जाती है। और वो प्रोटीन जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो एक दूसरे से स्टिक करने लग जाता है। तो जिस आरबीसी को फ्रीली सर्कुलेट करना है वो दरअसल एक दूसरे से जुड़ के एक कड़ी के रूप में सर्कुलेट करता है। और विशेषकर जब ये छोटे छोटे कैपिलरीज में जाता है जो हाथ में हैं या किसी ऑर्गन्स में सप्लाई करती है, तब वहाँ पे ये जाके अटक जाती हैं और वहाँ पे ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और जो भी इसके सिम्टम्स या जो भी कुछ होता है ये इसी वजह से होता है कि सिकल सेल का ये पूरी कड़ी बन जाती है, ये जाके कहीं अटक जाता है। तो शरीर जो है उसको बचाने के लिए तरह तरह के प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स करता है, कहीं इन्फ्लेमेशन होता है। तो इन सारी चीज़ों से मिलके ये सिकल सेल एनीमिया का ये एक क्लिनिकल पिक्चर तैयार होती है। जी, आपने बहुत डिटेल में ये पूरी बात समझाई चंडक साहब। अगर सिम्टम्स की अगर आपने बात की तो सिम्टम्स में अगर हम देखें तो क्या होता है, किसी व्यक्ति को अगर सिकल सेल की बीमारी है तो उसको बुखार आएगा या कोई और कुछ चीज़ होगी, क्या होगा उसमें?
सबसे बड़ा तो जैसे मैंने आपको बताया कि चूंकि हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो बच्चा काफ़ी जल्दी से थक जाता है, उसको सांस की तकलीफ़ होती है, वो ज़्यादा स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में बहुत जल्दी थक जाता है और साथ साथ उसकी ग्रोथ भी बहुत लिमिटेड होती है, उसका वज़न ढंग से बढ़ता नहीं है। इसके अलावा जो सिम्टम्स होते हैं वो ये सिकल सेल के जगह जगह पे अटक जाने की वजह से होते हैं, जैसे जिसको कई एक को हम बोलते हैं सिकल सेल क्राइसिस बोलते हैं, या मान लीजिए इन मरीज़ों को हमेशा एक तरह का पेन बना रहता है, विशेषकर पैरों में, पैर के जॉइंट्स में, इन सब में। इसका कारण यही है कि ये वहाँ जाके अटक जाते हैं और फिर ये इन्फ्लामेशन वगैरह क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से इस तरह के सिम्टम्स आमतौर पे होते हैं। कई सिम्टम्स होते हैं जो कॉम्प्लिकेशन के रूप में आते हैं, जिसको हम वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस बोलते हैं, मतलब किसी एक ऑर्गन में जाके ये सिकल सेल वहाँ पे अटक जाए तो उस ऑर्गन की फंक्शनिंग ये सब बहुत ज़ोर से अफेक्टेड हो जाती है। इसके अलावा कई जगह अगर ये जैसे मैंने कहा कि हर जगह कहीं कुछ अटक जाता है तो उस ऑर्गन का सिम्टम बिगड़ जाता है। जैसे स्प्लीन में ये रेगुलरली अटकता है क्योंकि किसी भी गलत या ख़राब चीज़ को साफ़ करने का काम जो है वो स्प्लीन, जिसको हम तिल्ली कहते हैं, शरीर के एब्डोमेन के बाईं तरफ ये होता है, तो वो इस तरह का काम करते करते वो बड़ी होती चली जाती है। फिर किसी किसी में ये ब्रेन में जाके अटक जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो एनीमिया के अलावा ये सारे सिम्टम्स में हमेशा एक दर्द रहना, कई तरह की क्राइसिस रहना, कभी कभी लंग्स में एक एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हो जाना, ये आमतौर पे कॉमनली पाई जाती है। और एक है, चूँकि ये हर समय ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी रहती है तो इन बच्चों को ज़्यादातर जो है कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूशन की ज़रूरत भी होती है। जी, तो अगर हम अपने देश की बात करें, भारत देश की, और वैश्विक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो उसमें सिकल सेल एनीमिया का जो दर है वो किस प्रकार से, जैसे कि अभी मैंने कुछ एक रिपोर्ट देख रहा था उसमें 17 राज्य जो हमारे देश के हैं उसमें ये बीमारी से ये लोग प्रभावित है, और वैश्विक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो उसमें क्या कहें? सिकल सेल एनीमिया भारत में बहुत कॉमन है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो अफ्रीका और उसके नियर बाई कंट्रीज़ में पाया जाता है। इसके अलावा सिकल सेल की जो क्लिनिकल पिक्चर जो है वो साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा सीवियर होती है। हमारे देश में ये रिलेटिवली माइल्ड है। उन लोगों में ये सब जो सिम्टम्स मैंने जो आपको बताए ये काफ़ी अर्ली स्टेज में शुरू होते हैं और इसके बाद में अगर इनका इलाज अगर नहीं किया गया तो ये कई बार जो है वो मौत का कारण भी बन जाती है। तो इसके भी कई जेनेटिक कारण हैं, उसके बारे में हो सकता है हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सिकल सेल एनीमिया भारत में अफ्रीका के मुकाबले काफ़ी माइल्ड है तो ये हमारे लिए एक खुशी की बात है, क्योंकि कई तरह के ट्रीटमेंट से इस डिज़ीज़ का इलाज इंडिया में किया जा सकता है। अगर हम जांच की बात करें तो डायग्नोस की आपने बात की कि पहले तो पता तो चले कि सिकल सेल एनीमिया है कि दूसरा कोई डिसीज़ है, तो जांच किट की अगर बात करें तो वो किस प्रकार की जांच किट होती है हमारे यहाँ? तो आपने सही कहा ये कि इस तरह की बीमारियों की अगर बहुत अर्ली स्टेज में अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो इसका इलाज भी संभव है। मैं थोड़ा समय लूँगा इसको एक्सप्लेन करने में। ये जनरली जो जांच जो होती है वो डिपेंड करती है ब्लड में ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन को डिटेक्ट करना। इसके लिए कई तरीके हैं और ये बीमारी काफ़ी सालों से है, तो कई तरह से इसका निदान किया जा सकता है। एक है सॉल्युबिलिटी टेस्ट, उसमें आप ब्लड लेके उसमें एक ऐसा एजेंट डालते हैं जो लो ऑक्सीजन की कंडीशन तैयार करता है और फिर उसकी वजह से सॉल्यूशन जो होता है वो टर्बिड हो जाता है। दूसरा है HPLC इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें आप ब्लड को लेके इसको एक मशीन के थ्रू रन करते हैं कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से। उसमें आप ये देखते हैं कि हीमोग्लोबिन के क्या क्या प्रोपोर्शन है। जैसे एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है, एक हीमोग्लोबिन A2 होता है, एक फीटल हीमोग्लोबिन होता है और एक सिकल हीमोग्लोबिन होता है। इसके अलावा भी कई तरह के होते हैं, लेकिन इन मशीनों के माध्यम से ये सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन इन सब की परेशानियाँ ये है
कि इन सब के लिए आपको एक सेटअप चाहिए, विशेषकर HPLC या इलेक्ट्रोफोरेसिस, इन सब के लिए। और वो मशीन अपने आप में ही कुछ 25-50 लाखों की होती है। और इसके अलावा इस टेस्ट को करने के लिए कम से कम 200 से 250 रुपये पर सैंपल का इसमें कॉस्ट आता है। तो इसलिए ये कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के रूप में है। लेकिन इसके अलावा एक पॉइंट ऑफ केयर डिवाइस का चलन है, जिसमें जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए स्ट्रिप बेस्ड टेस्ट होता है, तो आप एक किसी भी इंडिविजुअल का एक ड्रॉप ब्लड लेके उसको आप किसी सॉल्यूशन में प्रोसेस करके, अगर आप किट के हिसाब से 1-2 ड्रॉप अगर आप डालें तो वो अपने आप मूव करता है स्ट्रिप में, और जिस तरह की लाइन या बैंड बनते हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये इस वक्त पे सबसे अच्छा और फास्टेस्ट मेथड है, लेकिन इसका भी कॉस्ट जो है वो 200 से 250 रुपये कम से कम पड़ता है। तो अगर आप बात करें कि हम इसकी अर्ली जांच करना चाहते हैं, क्योंकि ये बीमारी एटलीस्ट 17 राज्यों में काफ़ी कॉमन है, इसका मतलब है आपको उन 17 राज्यों में हर शख्स की आपको जांच करनी है, मतलब वो करोड़ों में जांच होगी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको एक सस्ता सुंदर टिकाऊ टेस्ट चाहिए, तो वो ये टेस्ट अच्छा तो है, लेकिन 200-250 रुपये पर सैंपल का ये काफ़ी ज़्यादा बजट के ऊपर में कंस्ट्रेंट डालता है। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री महोदय ने इस मिशन को लॉन्च किया है, इसी के ऊपर में हम लोगों ने भी काम करना शुरू किया है। तो ये POC जो है, इसके ऊपर में पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़ोर शोर से काम हो रहा है। 2 कारण हैं, एक तो ये है कि इसका कॉस्ट ज़्यादा है, दूसरा ये है कि ये विदेशों में बन के आता है। अच्छा। इसका मतलब है कि पहले तो आप क्या कहते हैं, माने विदेशों के ऊपर निर्भर हैं, जब वो चाहें तब उनकी सप्लाई बंद कर दें, जब वो चाहें उनका प्राइस वो बढ़ा दें। तो इसीलिए मेक इन इंडिया अप्रोच को लेते हुए कई ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पे काम किया है। हालांकि ये स्ट्रिप टेस्ट नहीं है, लेकिन कई तरह के टेस्ट हैं। अनफॉर्चुनेटली उन सब के कॉस्ट भी करीब 200-250 के ऊपर में करीब पड़ते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने भी इस पे कई सालों से काम शुरू किया है। इसके बारे में थोड़ी देर बाद में आपसे चर्चा करूँगा। तो अगर मैं संक्षिप्त में या समरी में अगर मैं कहूँ कि इसकी अर्ली डायग्नोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी डायग्नोसिस करने के तरीके भी काफ़ी मौजूद हैं, लेकिन हर एक की अपनी अपनी सुविधा और अपनी अपनी दुविधाएं हैं। कहीं खर्च की सुविधा असुविधा, कहीं उसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी की असुविधा है। लेकिन अगर किसी भी बच्चे में अगर ये बहुत अर्ली स्टेज में जांच कर लिया जाए तो इसका एक इलाज संभव है। इलाज को हम जैसे 2 तरह से माने कि एक है क्योर और एक है मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट। तो क्योर तो इसका संभव है, सिर्फ जीन थेरेपी से ही संभव है, जिसमें आप पूरी तरह से उन्मूलन कर देते हैं और ये आपका शरीर जो है नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाने लगता है। वो तो जीन थेरेपी अभी कुछ अच्छी खबरें आई हैं, लेकिन विशेष ड्रग से ऐसा किया जा सकता है कि सिकल सेल एनीमिया की कॉम्प्लिकेशंस ये सब काफ़ी कम हो जाएं, और इस सिचुएशन में आदमी काफ़ी हद तक एक आम तरह की ज़िंदगी बिता सकता है। जी चंडीगढ़ साहब, आपने जीन थेरेपी की बात की, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैं आपसे पूछूंगा अभी आने वाले समय में। बट ये जो जानना है कि आपने बोला कि क्योर तो शायद पॉसिबल नहीं है अभी, अगर ये जीन थेरेपी हो जाए तो बात अलग है, लेकिन मैनेज कर सकते हैं हम आपको। तो दूसरी बात ये है कि जनजातीय आबादी में ये काफ़ी देखने को मिलता है, तो उसका जो जेनेटिक रीज़न है उसके बारे में, और वहाँ पे हमें अगर उसको प्रिवेंट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं इसे? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल इस स्टेटमेंट के साथ में कुछ भ्रांतियाँ भी हैं, मैं उसका भी निवारण करना चाहूँगा। जब मैंने इस पे करीब 20-25 साल पहले काम करना, करीब 1999-2000 में काम करना शुरू किया था, और उस वक्त हमारे पास यही सवाल था कि सिकल सेल एनीमिया भारत में इतना माइल्ड क्यों है। और हालांकि कई और लोग भी काम कर रहे थे, हम अपने हिसाब से जनजातीय आबादियों में काम कर रहे थे। आंध्र प्रदेश की 2-3 ट्राइब्स के साथ हम काम कर रहे थे। हमने पहले उनका क्लिनिकल पिक्चर देखा, फिर हमने उनके हीमोग्लोबिन के पैटर्न देखे, फिर उसके बाद हमने उनके DNA की जांच की। तो संक्षिप्त में अगर कहूँ तो सिकल सेल इंडिया के जो पेशेंट्स जो हैं, इनमें
एक तरह का हीमोग्लोबिन होता है फीटल हीमोग्लोबिन। ये फीटल हीमोग्लोबिन का काम है, जब बच्चा गर्भावस्था में होता है तब ये फीटल हीमोग्लोबिन बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। लेकिन जब बच्चा बाहर आ जाता है और अपने हिसाब से हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस शुरू कर देता है, तब उसको इस फीटल हीमोग्लोबिन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये अपना एक एडल्ट हीमोग्लोबिन बनाता है। अब आमतौर पे नॉर्मल आदमी में फीटल हीमोग्लोबिन 1% या 1.5% या उससे भी कम होता है, लेकिन सिकल सेल मरीज़ों में विशेष कारणों से ये फीटल हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है। हमने ये पाया कि फीटल हीमोग्लोबिन भारत के मरीज़ों में बहुत हाई होता है, 15% से 40% तक होता है। और आपको एक चीज़ बता दूं कि फीटल हीमोग्लोबिन जो है वो ये सिकल सेल्स को एक साथ एक दूसरे से चिपकने में प्रिवेंट करता है। अच्छा। तो इसका मतलब है कि चूंकि सारे सिम्टम सिकल सेल के इन सिकल सेल्स के जुड़ने की वजह से होते हैं, अगर फीटल हीमोग्लोबिन वहाँ रहता है तो वो इस चीज़ को होने नहीं देता है। पूरी तरह नहीं भी सही तो काफ़ी हद तक इसको कम करता है। तो ये चीज़ जब हमने पाया तो हमने इसका मॉलिक्यूलर कॉज जानने की कोशिश की, और जैसा मैंने बताया आपको एक म्यूटेशन होता है, हमने इसी तरह का एक म्यूटेशन पाया जो इंडियंस में विशेष रूप से होता है, और एक अरब पॉपुलेशन में भी कुछ एक ही होता है, जिसको हम अरब इंडियन हैप्लोटाइप बोलते हैं। तो ये काम जब हमने किया तो इसका मतलब है ये था कि इंडियंस में फीटल हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से इनका डिजीज़ जो है वो माइल्ड होता है। और ये जो एविडेंस जो ये है ये हर जगह पाई गई है। अब आप अगर जनजातियों और इसकी अगर आप बात करें तो ये मेरे ख्याल में एक भ्रांति रही है। जब मैंने भी जब शुरू किया था तो यही था कि सिकल सेल एनीमिया एक ट्राइबल पॉपुलेशन का डिजीज़ है, और इसके लिए कहा गया था, दो कारण कहे गए थे। एक तो ये कि सिकल सेल एनीमिया जिनको होता है या जो कैरियर भी होते हैं उनको मलेरिया नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि वो आरबीसी उससे रेजिस्टेंट होते हैं। तो मलेरिया हमारे देश में एंडेमिक रहा है, तो इसकी वजह से ये कहा जाता है कि समय के साथ इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में ये सिकल सेल जीन जो है वो सिलेक्ट हुई है, क्योंकि मलेरिया से भी उस वक्त काफ़ी डेथ्स होती थी। तो ये सिकल सेल एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज़्म इवोल्यूशन ने तैयार किया था। लेकिन दूसरा कारण ये था कि इन लोगों में विवाह जो है वो एक दूसरे के साथ माने रिश्ते में ही होते हैं, जिसको हम कॉन्सैंग्विनिटी कहते हैं। तो जैसे शुरू में तो मलेरिया की वजह से इस जीन का सिलेक्शन हो गया, और उसके बाद में ये जातीय जनजातियों आदिवासियों में इस तरह की प्रथा की वजह से ये जीन जो है अब पॉपुलेशन में बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में हो गई है। लेकिन यहाँ जो भ्रांति मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये बीमारी जो है न सिर्फ जनजातियों और आदिवासियों में है, ये आम जनता में भी मौजूद है। अच्छा। बहुत सालों पहले हम लोगों ने, हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर प्रदीप पात्रा, उनके साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में ये काम जब किया था तो उन्होंने पहली बार ये बताया था कि 2015 में एक पेपर पब्लिश किया था, मैंने लाखों बच्चों की स्क्रीनिंग हुई थी, उसमें हमने ये बताया था कि 10% जनजातियों में सिकल सेल एनीमिया का प्रभाव है, लेकिन 6 से 7% आम जनता में भी ये प्रभाव है। तो आज आप देखेंगे कि जब मोदी साहब जब बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन की, तो वो सिर्फ जनजातियों और आदिवासियों की बात नहीं करते हैं, ये कहते हैं इन राज्यों में इस जांच की ज़रूरत है। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप वरना एक सेक्शन ऑफ द समाज के एक वर्ग को आप बिल्कुल उस तरह से उसको छोड़ते चले जाएंगे और ये बीमारी फिर उस तरह से बढ़ती चली जाएगी। एक और पक्ष है कि आप जानते हैं कि कई राज्यों में और कई वर्ग में इस तरह की कॉन्सेंग्विनस मैरिजेस काफ़ी कॉमन है। तो उनमें भी इस कारण से ये बीमारी जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बढ़ती चली जाती है। अब आखिर में जो ये 17 राज्य आप जो बता रहे हैं, अगर मैं मान लीजिए अगर इसको एक तरफ से अगर शुरू करूं तो आप देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़,
झारखंड, ये सारा बेल्ट जो है ये पूरा उससे प्रभावित है। और उसी के साथ नीचे की तरफ आप अगर आएंगे तो वहाँ भी जो है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब से नीचे की तरफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस तरफ भी ये है। हालांकि इस तरफ थोड़ा कम है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि वो पूरा जो सेंट्रल बेल्ट जो है गुजरात से लेके इस तरफ से लेके ऑलमोस्ट उड़ीसा, झारखंड तक, वेस्ट बंगाल में भी कुछ कुछ जगहों पे है, लेकिन ये पूरा बेल्ट जो है, तो हमको अगर फोकस करना है तो मेन तौर पे 11 स्टेट्स पे फोकस करना है, पहला फोकस जो मैं कहूँगा। बाकी 6 स्टेट्स में ये रिलेटिवली कम प्रोपोर्शन। ડોક્ટર ગિરિરાજ રતન ચંડક સાથે સંવાદનો ભાગ 2 નિહાળો આવતા શનિવારે બપોરે 2 કલાકે માત્ર ડીડી ગિરનાર પર અને અમારી YouTube ચેનલ ડીડી ન્યૂઝ ગુજરાતી પર।